हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों बहुत ही छोटे से टॉपिक के साथ आए हैं। बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पिछले कई सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है तो कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। पहले इस टॉपिक को पहले धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं एक सेटअप जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहला जो पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, उसको अच्छे से देखिए और उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली में होता क्या है, उसमें एनोड हाफ सेल या कैथोड हाफ सेल किसको कहा जाता है, या फिर उसके अंदर जो सॉल्ट ब्रिज हम यूज़ करते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है उसका फंक्शन क्या है। ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने अपने पार्ट 1 लेक्चर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं रेफ़र किया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप उस चीज़ को देखिए, देन आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सेटअप बच्चों आप देख सकते हैं, ये सेटअप आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है जिसके अंदर मैंने गैल्वेनिक सेल ले रखा है। मतलब एनोड वाले हाफ सेल के अंदर मैंने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया है और राइट वाले बीकर के अंदर आप देख सकते हैं कॉपर रॉड को मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करके रखा है। लेफ्ट वाला जो कंपार्टमेंट है वो हमारा एनोड हाफ सेल है। एनोड हाफ सेल पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड हाफ सेल हमारा राइट वाला कंपार्टमेंट है जहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। और ये सारी चीज़ें बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैंने इवन इंडिविजुअली हाफ सेल के बारे में भी डिस्कस किया है पार्ट 2 के अंदर। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं रेफ़र किया है, सबसे पहले आप उसको देखिए, तब जाके आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो होता क्या है बच्चों कि ये जो हमारा सेल है जिसमें रिएक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है। ये जो रिएक्शन होती है ना, कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर रिएक्शन चलता रहता है, कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप किस लिए होता है, क्योंकि इस सेल के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है और उसी इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से ही सेल का रिएक्शन आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और फर्दर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता था एनोड से कैथोड की तरफ वो भी आपका रुक जाता है। तो क्यों ऐसा होता है उसी को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे अचीव किया जाता है उसकी बात हम करेंगे। तो देखो इस पूरे रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। मतलब जो जिंक का रॉड है उसके अंदर जो जिंक के एटम्स होते हैं, वो जिंक के एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn+2 बनाते हैं और सारा Zn+2 आपका सोल्यूशन में चला जाता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो होके कहाँ पहुँचता है, कैथोड वाले कंपार्टमेंट में। और वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, जो Cr+2 आपके सोल्यूशन में रखे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके खुद को रिड्यूस करा देते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, Zn आपका Zn+2 में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और वही 2 इलेक्ट्रॉन जब एनोड से कैथोड पे पहुंचेगा वायर के थ्रू, तो उस इलेक्ट्रॉन को Cr+2 जो सोल्यूशन में रखा हुआ है राइट वाले बीकर में वो कैप्चर करेगा और खुद को रिड्यूस करा के कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जो लेफ्ट वाला बीकर है, लेफ्ट वाले बीकर में क्या हो रहा है, जिंक एटम आपके ऑक्सीडाइज होके Zn+2 बना रहे हैं। तो Zn+2 यहाँ पे बनता जा रहा है। मतलब कंसंट्रेशन जो Zn+2 का है सोल्यूशन में वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे राइट वाले बीकर में क्या हो रहा है, Cr+2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो रहा है। मतलब Cr+2 का धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होगा, सेल में कम होता चला जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा Cr+2 का जो कंसंट्रेशन है कैथोड वाले हाफ सेल में वो डिक्रीज होती चली जाएगी क्योंकि Cr+2 आपका रिड्यूस हो रहा है। लेकिन लेफ्ट वाले बीकर में जो Zn+2 रखा हुआ है उसका कंसंट्रेशन बच्चों क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब एक जगह पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, कौन से जगह पे, राइट वाले कंटेनर में।
कैथोड वाले कंटेनर में, और लेफ्ट वाला जो कंटेनर है जो कि एनोड कंटेनर है, वहां पे आपका कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो कैथोड है वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन एनोड वाले कंटेनर में कंसंट्रेशन Zn+2 का बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कैथोड वाले कंपार्टमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपकी डिक्रीज करेगी, लेकिन एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सिमिलर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो ई सेल होता है हमारा सेल का वो जीरो हो जाता है। क्योंकि ई सेल बच्चों याद करो, मैंने आप लोगों को सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेकेंड जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट मैंने आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किया है अपने चैनल पे, उस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हाफ सेल क्या होता है, हाफ सेल कितने तरह के होते हैं, ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है। तो वहाँ पे ही आप लोगों को कहा था मैंने कि अगर एक का कैथोड पता है और दूसरे का एनोड पता है तो हम ई सेल कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे थे बच्चों, धीरे धीरे ई कैथोड डिक्रीज करेगा, ई एनोड बढ़ता जाएगा। मतलब एक वैल्यू आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपके बराबर हो जाएंगे। जैसे ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे वहां पे ई सेल आपका जीरो हो जाएगा, और जैसे ई सेल आपका जीरो होगा बच्चों, उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा एनोड से कैथोड पे वो भी आपका रुक जाता है और आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेता है। अगर हम थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे बच्चों जाएं तो थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन कब सेटअप होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू आपकी जीरो होती है। और डेल्टा जी हमने प्रूव किया था सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही, कि डेल्टा जी को हम लिखते हैं -NFe, दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। डेल्टा जी के जगह पे -NFe लिख दिया, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन कभी भी जीरो होगा नहीं, ठीक है। F यहाँ पे फेरेडे कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, जो कि कभी भी जीरो होगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 96500 कूलम। तो इसका मतलब ये तीनों का जो प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि E की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, जीरो के बराबर है, ठीक है। मतलब अगर डेल्टा जी जीरो आ रहा है तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसका मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर किसी सेल के अंदर हम ई सेल की वैल्यू जीरो कर देते हैं तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, और उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन सेल के अंदर रुक चुका है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो थी एनोड से कैथोड की तरफ वो भी आपकी रुक चुकी है। तो जैसे जो ऊपर बच्चों हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये जो सेल मैंने लिया है इसमें हमारा ओवरऑल इक्वेशन ये हो रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन। अगर इसी रिएक्शन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दें तो नर्स्ट इक्वेशन का भी मैंने पूरा डेरिवेशन आप लोगों को डिटेल में समझा रखा है लेक्चर नंबर 2 में, तो आप वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमने वहाँ पे डराइव की थी। तो इस इक्वेशन के लिए अगर बच्चों मैं ई से लिखूं, नर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, तो नर्स्ट इक्वेशन हमारा इस कंप्लीट सेल का क्या होगा। इसको हम कंप्लीट सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनोड हाफ सेल भी है और कैथोड हाफ सेल भी है। जब एनोड और कैथोड हाफ सेल को एक्सटर्नल वायर के थ्रू और इंटरनली जब हम सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते हैं तभी तो हमें कंप्लीट सेल मिलता है। तो जो कंप्लीट सेल है बच्चों उसका ईएमएफ हमारा क्या है, ई सेल है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n होता है। n यहाँ पे क्या है 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 2। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन कर लेगा। मतलब एनोड से कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो n के जगह पे 2 डाल दिया, इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और सिंस आयन ही हम यहाँ पे कंसंट्रेशन में यूज करेंगे, क्योंकि जो बाकी दो यहाँ पे है बच्चों जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड, सिंस ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनके कंसंट्रेशन को हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है नर्स्ट इक्वेशन का इस ऊपर वाले गिवन कंप्लीट रिएक्शन के लिए। बट सिंस हम बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो जस्ट नाउ आई प्रूव्ड कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ई सेल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0।
तो जैसे ही हमारा बच्चों ई सेल की वैल्यू 0 होगा, हम कहेंगे कि सेल हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, यहाँ 0 पुट करते ही क्या होगा, ये वाला वैल्यू जब यहाँ पे लिखोगे तो ये माइनस ई नॉट सेल हो जाएगा। तो माइनस ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ। अब ये जो कंसंट्रेशन आपके Zn+2 और कॉपर+2 के होंगे, वो कौन से कंडीशन की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, Zn+2 कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड कॉपर+2 एट इक्विलिब्रियम। मतलब जब रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, उस कंडीशन में कितना Zn+2 है और कितना कॉपर+2 आपका सोल्यूशन में है, उस कंसंट्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है। अब नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.059/2 इंटू ये जो हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो दिस कंसंट्रेशन रेशियो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फाइनली यहाँ से लॉग के हमारा कितना होगा, 2 इंटू ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059 होगा। बट ये जो एक्सप्रेशन बच्चों हमने डेराइव किया है, ये किसके लिए किया था, जो ऊपर हमारा सेल है, ये जो हमारा ऊपर वाला गैल्वेनिक सेल है, उसके लिए डेराइव किया था। लेकिन अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिया जाए तो हम इन जनरल किस तरह से लिखेंगे, देखिए लॉग के इक्वल टू 2 के जगह पे मैं n लिख रही हूँ, क्योंकि देखो जो हमने ऊपर वाला रिएक्शन जिसके लिए इक्वेशन डेराइव किया था, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा था एनोड से कैथोड की तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मान के चलिए कोई ऐसा आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एनोड से कैथोड पे, तो n आपका 3 हो जाएगा। अगर कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है एनोड से कैथोड पे, तो वहां पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इन जनरल n हमारा क्या है, वेरी करेगा सेल टू सेल, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एनोड से कैथोड पे, उसके बेसिस पे n की वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बच्चों सब लोग याद रखेंगे और इसी को यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसका ई नॉट सेल हमें दे रखा है और उसके कुछ वैल्यूज हमें ऑप्शंस के फॉर्म में दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो जैसा कि अभी हमने डेराइव किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, लॉग के इक्वल टू क्या होता है, एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059। तो लॉग के इक्वल टू एन यहाँ पे कितना है 2, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉपर 0 से +2 में जा रहा है। 0 से +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 2। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस यहाँ पे 2 हुआ है। अब जितना लॉस होता है उतना ही तो गेन होता है, मतलब एनोड से कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो n के जगह पे हम 2 लिख देंगे इंटू 0.46 हमारा ई नॉट सेल है डिवाइडेड बाई 0.059 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 15.59, जिसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 15.6 लिख सकती हूँ। अब लॉग के की वैल्यू बच्चों 15.6 है, ठीक है। लेकिन अगर हमें के निकालना है, क्योंकि हमें लॉग नहीं पूछा है, हमें सिंपली बोला व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉग एक रिलेशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लॉग x इक्वल टू अगर a है बच्चों, मतलब अगर लॉग x की वैल्यू लेटर से a है, तो जब आप लॉग हटाते हो तो x विल बी इक्वल टू 10 पावर a होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 10 पावर a हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम लॉग हटा दे बेटा तो k हमारा किसके बराबर होगा, k विल बी इक्वल टू 10 पावर a किसके बराबर है, a इक्वल टू 15.6 है। मतलब k का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो 10 पावर 15.6 के आसपास आएगा। अब आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया है विच इज़ 10 पावर 15। तो गौर से देखिए यहाँ पे इसका मतलब सबसे क्लोज आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फॉर अ सेल हुज ई नॉट सेल इक्वल टू 0.295 और n अगर 2 दिया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो n के जगह पे डायरेक्टली हम 2 पुट कर देंगे, ई नॉट हमारा 0.295 है डिवाइडेड बाय 0.059। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सॉल्व करने से यहाँ पे ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी, 10 के बराबर। अब लॉग की अगर 10 है तो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अगर लॉग a इक्वल टू x है तो a विल बी इक्वल टू 10 पावर x के बराबर होता है।
ठीक है। तो यहाँ से अगर log को हटा देंगे तो यहाँ से k कितना मिलेगा, k विल बी इक्वल टू 10 पावर x, और x हमारा कितना है 10, तो 10 पावर 10, दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा है, इफ ई नॉट ऑफ द सेल इज 1.1 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन विल बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, k निकालना है, तो फिर से वही लॉजिक, log k इक्वल टू एन ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.059, मतलब k हमें किस तरह से निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इस वैल्यू का, या फिर मैं कह सकती हूँ k विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ, जैसे log ये किस तरह के फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ log a इक्वल टू x, तो a कितना हो जाएगा 10 पावर x, तो मैं यहाँ पे k कितना लिख सकती हूँ 10 टू द पावर ऑफ एन ई नॉट डिवाइडेड बाई 0.0591। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कहेंगे, k विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अब n की वैल्यू आपको पता है क्योंकि इस रिएक्शन में n कितना दिया है, यहाँ पे आपको लेट अस अज्यूम दैट n आपको 2 दिया है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए n आपको 2 दिया है क्वेश्चन में, तो अगर मैं n के जगह पे 2 डाल दूँ यहाँ पे, और ई नॉट हमें 1.1 वोल्ट दे रखा है, तो 2 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 0.059, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारा किसके बराबर आएगा, 37.2 के बराबर, तो 10 टू द पावर ऑफ 37.2 आ गया, तो 10 पावर 37.2 हमारा आ रहा है। अब ऑप्शंस को गौर से देखिए, ऑप्शंस में हमें क्या दिया है, मतलब वेरी क्लोज आंसर यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता लगाना है बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू, तो लेट अस से इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना पड़ेगा। बट यूजुअली एंटी लॉग के टेबल्स आप लोगों को एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। आप लोगों को सिंपली जब भी क्वेश्चन आता है एंटी लॉग की वैल्यूज़ दी होती है क्वेश्चन में, या फिर अगर एंटी लॉग की वैल्यूज़ नहीं दी होंगी बच्चों, तो ऑप्शंस इस तरह से दिया होगा जिसको आप आसानी से अपने आंसर को उस ऑप्शन के साथ मैच कर पाओगे। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके के निकालना है, और जैसे के आप निकालोगे आपको आपका जो ऑप्शन आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन में ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए बच्चों, ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे दो दो ऑप्शन आपके आंसर्स के क्लोज हो, जैसे यहाँ पे क्या है 10 पावर 37.2 आ रहा है बेटा। अब मान के चलिए ऑप्शन में आपके पास एक आपका 10 टू द पावर ऑफ 37 दिया है, और एक आपका 10 टू द पावर ऑफ 37.1 दिया है। ऐसे केस में आपको करना बहुत सिंपल है। आपको मैं इस क्वेश्चन में इसका मतलब समझा के बताना चाहूँगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन दिया है, हमने यहाँ पे 10 का पावर कितना निकाला 15.6, तो आप देख सकते हैं कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 10 का पावर 15 के आसपास है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन को कह दिया कि ये हमारा आंसर होगा। बट मान के चलो, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये जो आपका ऑप्शन है थर्ड वाला, लेट अस से ये 3 इंटू 10 पावर 15 है, तो बच्चों फिर यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 10 पावर 15 है फोर्थ ऑप्शन में, और यहाँ भी 10 पावर 15 है, और आपने जो के निकाला है उसका भी आंसर 15 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि थर्ड ऑप्शन टिक करे या फोर्थ ऑप्शन टिक करे। तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को, देखो आपको क्या करना है बेटा, थर्ड वाले का लॉग ले लो, मतलब लॉग ऑफ थर्ड ऑप्शन में क्या है वैल्यू हमारा के 3 इंटू 10 पावर 15, क्योंकि ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं बच्चों किसका ऑप्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही तो ऑप्शन है, ठीक है। मतलब ये सारे वैल्यू जो ऑप्शन में दिए हो किसके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ थर्ड ऑप्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना होगा, log 3 प्लस log ऑफ 10 पावर 15। अब log 3 हमारा कितना होता है बच्चों, log 3 हमारा 0.48 होता है, और log ऑफ 10 पावर 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ 15 इंटू log 10, और log 10 तो 1 होता है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 15.48 के बराबर आ जाएगा। कैसे, ये हमारा 0.48 है log 3, और log 10 टू द पावर ऑफ 15 विल बी इक्वल टू 15, तो 15 प्लस 0.48 आ गया, मतलब हमारा आंसर किसके आसपास आ गया 15.48 के। अब अगर सपोज मैं इसका log लेती हूँ तो इसका log कितना होगा 4 इंटू 10 पावर 15 का,
तो log ऑफ 4 इंटू 10 पावर 15 कितना हो गया बच्चों? तो log ऑफ 4 इंटू 10 पावर 15 को मैं लिख सकती हूँ log 4 प्लस log ऑफ 10 पावर 15। क्यों? क्योंकि ये log ऑफ a इंटू बी के फॉर्म में है, और log ऑफ a इंटू बी को हम क्या लिखते हैं? log a प्लस log b। तो log 4 हमारा प्लस log ऑफ 10 पावर 15। तो log 4 हमारा किसके बराबर है बच्चों? log 4 हमारा है 0.6 के बराबर। तो 0.6 प्लस 10 पावर 15 का log कितना होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.6 प्लस 15, तो ये आंसर किसके आसपास आ रहा है? 15.6 के आसपास ही तो आ रहा है। इसका मतलब हमारा एक्चुअल आंसर किसके क्लोज है? फोर्थ ऑप्शन के क्लोज है या फिर थर्ड ऑप्शन के क्लोज है? अब देखिए, आपने log k निकाला था, आपको log k की वैल्यू कितनी मिली थी? 15.6 मिली थी। तो जब ऐसा कोई केस आ जाए जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूज करे, आप सिंपली क्या करो, उन ऑप्शंस का log ले लो, और log लेने के बाद आपने जो log k निकाला है उसके वैल्यू के क्लोज जो भी ऑप्शन का log होगा वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पे log ऑफ 4 इंटू 10 पावर 15 का log हमारा 15.6 है, जो हमने जो log k निकाला है उसके बराबर आ चुका है। इसका मतलब एक्चुअल ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा डी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भले ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पे कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एज वेल एज बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को रीसेंट अपडेट्स मिलते रहें, और जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।